जब हम किसी व्यक्ति के विकास के बारे में सोचते हैं तो बेहतर सिर्फ आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये भी सोचते हैं कि उसके जीवन में उसकी सुरक्षा है कि नहीं, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना है कि नहीं, आज़ादी, ये सब लक्ष्य उसके में है कि नहीं। अगर ये सारे लक्ष्य नहीं होते हैं तो विकसित नहीं माना जाता उसे, या विकास नहीं माना जाता। इसी ढंग से हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अतिरिक्त अन्य और चीज़ों के बारे में भी हमको सोचना पड़ता है। औसत आय यानी एवरेज इनकम कितनी है। लेकिन सबसे पहले मेरा ध्यान किस पे जाता है? एवरेज इनकम पे ही जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी हम बहुत सी सुविधाएं ले सकेंगे और विकास की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो यदि हम औसत आय में देखा जाए तो 3 राज्यों की इसमें तुलना की गई है, महाराष्ट्र, केरल और बिहार। तो अगर तुम देखते हो इस सारणी को तो प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र में, प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति की जो आय है महाराष्ट्र में अगर निकाला जाए, औसत आय निकाला जाए तो 1,07,670 रुपये आएगी महाराष्ट्र में। और केरल में कितना है? 88,527। और बिहार में कितना आएगा? 28,774 प्रति व्यक्ति ये आय आएगा एक वर्ष में। इसको क्या कहते हैं? औसत आय। तो अगर हम प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखें तो हम तुमसे पूछेंगे कि कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है, तो तुम लोग सभी लोग कहोगे कि महाराष्ट्र क्या है, ये सबसे ज़्यादा विकसित है, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों की आय अधिक है, इनकम अधिक है, उनके पास पैसा अधिक है। लेकिन सिर्फ आय को हम नहीं देख सकते। सिर्फ आय के आधार पे हम किसी देश या क्षेत्र को विकसित अविकसित नहीं कह सकते, क्योंकि रुपए से सब कुछ खरीदना संभव नहीं होता है। अब आप इस सारणी को देखिए। इस सारणी में वही तीनों राज्य हैं, महाराष्ट्र, केरल और बिहार। सबसे पहले पहला कॉलम देखिए, इसमें दिखाया हुआ है शिशु मृत्यु दर 1000 व्यक्ति, यानी जन्म लेने पर 1000 लोगों में मरने वाले बच्चों की संख्या ये है। सो क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। महाराष्ट्र में यदि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 25 क्या होते हैं? मर जाते हैं। केरल में 12 और बिहार में कितने हैं? 43 हैं। अब देखो, महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर भी 25 बच्चे मर जाते हैं, तो क्या ये विकास माना जाएगा? कोई माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा जन्म लेते ही मर जाए? जबकि केरल में देखा जाए तो ये दर क्या है? कम है। और बिहार में ये सबसे ज़्यादा है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो केरल क्या कहलाएगा? विकसित है, यानी यहाँ लोगों की हेल्थ सुविधाएं जो हैं वो क्या हैं? ज़्यादा है। अब आ जाइए अगले कॉलम पे, साक्षरता दर, यानी 7 या उससे अधिक आयु के लोगों की पढ़ने लिखने की जनसंख्या का अनुपात, पढ़ लिख लेने वाले लोगों की संख्या। अगर ये देखा जाए तो महाराष्ट्र में कितनी है? ये 82% है, यानी प्रति 100 व्यक्तियों में 82 व्यक्ति जो है वो पढ़े हुए हैं। केरल में फिर आप देखिए कितना है? ये 94 या 94 है। और बिहार में कितना है? ये 62 या 62 है। यानी प्रति 100 व्यक्तियों में महाराष्ट्र में देखा जाए तो 82 व्यक्ति पढ़े हैं और यहाँ कितने हैं? 94। और सबसे कम कहाँ है? बिहार है। इस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो केरल जो है सबसे अधिक विकसित है, जबकि महाराष्ट्र में लोगों की आय जो है वो सबसे अधिक दिखाया जा रहा है। अब आ जाओ तीसरे कॉलम में। तीसरा कॉलम है निवल उपस्थिति अनुपात, यानी 14 वर्ष और 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे कितने स्कूल जा सकते हैं या स्कूल गए हैं, उनका ये अनुपात दिखाया गया है। देखो यहाँ 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों को उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, यानी इस उम्र में जितने बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो 64 बच्चे जाते हैं। अगर 100 माना जाए तो कितने जाते हैं? प्रति 100 में 64 स्कूल चले जाते हैं इस आयु के, 14 से 15 वर्ष। केरल में कितना है? देखो फिर केरल में बढ़ गया, कितने हैं ये? 78 हैं। और बिहार में ये सबसे कम है, कितने हैं? 35 है। अब देखो शिशु मृत्यु दर भी महाराष्ट्र में केरल से अधिक है। पढ़ने लिखने वाले लोगों की भी ये जो है इस कम है, इसमें 82, इसमें 94 है। और स्कूल जाने वाले लोगों की संख्या भी, बच्चों की संख्या भी इसमें क्या कम है? इसमें ज़्यादा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र में अधिक है। तो अगर इन सारे दृष्टिकोणों से देखा जाए तो केरल जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा विकसित
राज्य माना जाएगा। हम सिर्फ औसत आय को ही गणना का मानक नहीं मान सकते। और बिहार जो है सबसे पिछड़ा हुआ, यानी यहाँ हर चीज़ की दशा, चाहे आय देख लीजिए, चाहे शिशु मृत्यु दर देख लीजिए, चाहे साक्षरता दर देख लीजिए, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या देख लीजिए, सभी में बिहार का स्थान जो है सबसे नीचे आता है। तो इन दोनों तालिका का अध्ययन करने से ये क्लियर हो जाता है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा हुआ रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनको आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो ना। जैसे कोई भी द्रव्य यानी पैसा आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। क्या पैसे से आप ऐसा वातावरण खरीद सकते जहाँ कोई प्रदूषण ही ना हो? बिल्कुल नहीं। बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। आप पैसे से लेने जाएंगे तो क्या कोई ज़रूरी है कि पैसा आपके पास ज़्यादा है तो बिना मिलावट की आपको दवा मिलेगी? नहीं, ये भी नहीं सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाएंगे जहाँ सुविधाएँ वो पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य यानी पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। अब देखिए, इस वक्त अगर देखें तो हमारे पास कितना भी धन न हो, देखो अभी की तुलना देखा जाए ये कोरोना महामारी में, तो ये लाइन आपकी कितनी क्लियर बैठती है। कितना भी पैसा है लेकिन इस महामारी से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है। बड़े से बड़े लोग जो इस महामारी का शिकार हैं। देखिए, ये लिखा है कि द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। यानी पूरा समुदाय, जब तक एक एक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक किसी भी संक्रामक बीमारियों से मुक्ति नहीं पाई जाएगी, चाहे आपके पास कितना भी अधिक पैसा हो और चाहे किसी एरिया पे कितने भी समृद्ध लोग रहते हैं।